हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास और हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। ओके, सबसे पहला है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाम सुना है आप सबने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की थ्योरी आने से पहले भी ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम पे अपनी थ्योरी दे दी थी। बट हुआ क्या, उनका नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने रिटन फॉर्म में नहीं दी थी। कोई भी चीज जब तक रिटन नहीं होती है, पब्लिश नहीं होती, तो क्या होता है, उनका फिर नाम नहीं आता। इसीलिए वो साइंटिस्ट, जब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो इतने उसमें वो फेमस नहीं है। बट डाल्टन से पहले उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। जैसे अगर हम बात करें महर्षि कनट की, ठीक है, तो 400 बीसी में महर्षि कनट ने हमें एटम के बारे में बताया था, हमें कण के बारे में बताया था। ठीक है, क्या होता है, इन्होंने कहा था कि हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, अगर हम उनको तोड़े, ब्रेक करें, तो हम उसे तब तक ब्रेक करते हैं जब तक छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल ना बचे, हमें तब तक उसको ब्रेक करना है। फिर उन्होंने ये देखा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो अब अनब्रेकेबल है, उसको हम और तोड़ नहीं सकते, उनको उन्होंने नाम क्या दिया था, कण। कण का क्या मतलब होता है, एटम। उन्होंने उसको नाम दिया था एटम। ठीक है, बट क्योंकि रिटन फॉर्म में नहीं था तो हम इनकी थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि डाल्टन से पहले भी, जैसे कि हमारा ये महर्षि कनट थे, उन्होंने दिया था थ्योरी। अब पढ़ेंगे हम कि डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी। जितना अभी तक आपने पढ़ा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डाल्टन ने उसी में से ढूंढ ढूंढ के बताया है। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में उन्होंने बताया था, है ना। लॉ ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ मास की भी थ्योरी को उन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड कर दिया था। ओके, देखिए फिर थ्योरी क्या क्या है। पहला, तो पहला उन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है और अनडिविजिबल होता है, सबसे छोटा है और हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, atom is the smallest particle atom is the smallest particles and smallest particle की जगह atom is the smallest and undivisible particles of मैटर। किसी भी मैटर में जो एटम होता है वो सबसे ज्यादा छोटा और अनडिविजिबल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या दिया था, जैसे कि देखो, मास के लिए क्या थ्योरी थी, मास कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा ही इन्होंने एटम के लिए भी कह दिया। इन्होंने कहा एटम के नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सेम थ्योरी यहाँ पे उन्होंने छाप दी है। क्या लिखेंगे हम, एटम cannot be created nor destroyed। ठीक है, थर्ड क्या था, थर्ड इन्होंने ये बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि मेरे पास चैम्बर में दो गैस हैं, ठीक है, एक में है नाइट्रोजन गैस और एक में है ऑक्सीजन गैस। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी अलग अलग होगी, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, थर्ड है हमारा डिफरेंट एलिमेंट हैव
डिफरेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ उन्होंने क्या दिया था कि सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी होती है। वहीं अगर देखो मैं दो चैम्बर में सेम गैस फिल कर दूं, मान लो दोनों में मैंने नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया, तो जो प्रॉपर्टी एक चैम्बर में नाइट्रोजन गैस की होगी वही प्रॉपर्टी दूसरे चैम्बर में नाइट्रोजन गैस की होगी। तो उन्होंने यही बोला था फोर्थ में, सेम एलिमेंट हैव, फोर्थ है सेम एलिमेंट हैव और सिमिलर एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। हम ये लिख सकते हैं, सिमिलर एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। ठीक है। फिफ्थ वाला क्या था, फिफ्थ उन्होंने ये दिया था कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, नया कंपाउंड बनता है, तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में रहता है। ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, they always do so in a simple ratio। ठीक है, वो हमेशा सिंपल रेशियो में नया कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो ये थी, हमने टोटल 5 क्या पढ़े, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं बताया था। लेकिन ये क्योंकि बहुत पुरानी थ्योरी है, उस वक्त ये सारी चीजें मानी जाती थी, बट अब जितनी भी थ्योरी आपने देखी है, आपने देखा उसमें से काफी ऐसी चीजें हैं जो अब के टाइम में गलत है। कैसे? देखो, ये फोर्थ वाला, सिमिलर एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, ऐसा तो नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो अलग हैं, बट वो प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं, इसीलिए वो एक ही ग्रुप में आते हैं, लाइक दैट। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सेम एलिमेंट्स हैं बट उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, जरूरी नहीं है कि वो सेम है, तभी हमारे पास आइसोटोप्स एंड आइसोबार आए हैं। एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, बट ये बहुत पुरानी थ्योरी है, उस वक्त के हिसाब से सारी चीजें सही हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ थ्योरी लिखने के लिए आए तो आप इतना लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, किसी भी एटम के मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के मास को हम बोलेंगे कि वो उसका एटॉमिक मास है। ठीक है। अब अगर हमने किसी चीज का मास निकाला है तो किसी से तो कंपेयर किया होगा हमने। ठीक है, जैसे कि अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि कितने में से 80 आ रहे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि 80 है, वो कितने में से भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे पास कि हाँ 100 में से 80 आए हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड ही नहीं पता होगा तो हम 80 मार्क्स का क्या करेंगे, वो मे बी 500 में से भी हो सकता है, 1000 में से भी हो सकता है, 80 on 80 भी हो सकता है। तो हमें एक 80 मार्क्स का पता करने के लिए कि स्टैंडर्ड की जरूरत है कि हाँ आपके 100 में से 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमें मास पता करने के लिए कि स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत होती है। उसके लिए हम पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, जिसमें हम मास का रिलेशन देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो, जब आप मार्केट जाते हो और कुछ भी चीज लेकर आते हो, ठीक है, आप गए और आपको आम खरीदने हैं, आप गए, आपने आम खरीदा, बोला कि 3 किलो आम दे दो,
तो शॉपकीपर ने क्या किया, वो 3 किलो का वाट रखा मशीन पे, ठीक है, डिजिटल वाली की बात नहीं कर रही हूँ, 3 किलो का वाट रखा और फिर उन्होंने 3 केजी का आपको मैंगो दे दिया, ठीक है, उसको मेजर करके। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है कि वो जो वाट था वो 3 केजी का ही था? क्या पता 3 केजी से ज्यादा भी हो सकता है, 3 केजी से कम भी हो सकता है, हमें कैसे पता होगा? तो फिर आप बोलोगे कि वेइंग मशीन देख लेते हैं, वेइंग मशीन झूठ थोड़ी बताएगा। बट वेइंग मशीन किसने बनाया है? हमने ही तो डिजाइन किया है वेइंग मशीन, अपने आप से तो नहीं आ गया है, नेचुरल तो नहीं है वो, कहीं ना कहीं से डिजाइन किया गया होगा। जब मशीन बनती है तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि मशीन पे हमने मशीन को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर इतना वेट पड़ेगा तो बताना है कि वो 1 केजी का ही होगा। ये हमने मशीन को पहले से इंस्ट्रक्ट किया है, इसीलिए वो उतना वेट शो करता है जब हम उसके इक्वल वेट रख देते हैं तो। बट जरूरी थोड़ी है कि जो वेइंग मशीन है वो भी करेक्ट बताए। देखो बहुत पहले की बात है, हुआ क्या था कि हमारे पास एक पत्थर था, ठीक है, इरिडियम प्लेटिनम का एक पत्थर है और उसको लैब में रखा गया था। तो उसके वेट जब हमने चेक किए तो वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, एरर भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1 केजी के बराबर था, ठीक है। मान लो 1 केजी से वो 100 ग्राम कम भी हो सकता है, 100 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उस पत्थर को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मान के सबका वेट मेजर करने लग गए कि उस पत्थर के बराबर कोई भी वेट नापेंगे तो वो 1 केजी का होगा, ठीक है। बट वो एक्यूरेट नहीं था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को, अब वेट हमको मेजर करना है तो किसी को तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, हमने हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया। जैसे वो इरिडियम प्लेटिनम का पत्थर था, हमने उसको 1 केजी मान लिया, वैसे ही हमने क्या किया, हाइड्रोजन को वी कंसीडर हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड। कितना था, 1। उसका जो मास था, उसका जो वेट था वो कितना था, 1 था, यूनिट लेस। अगर मुझे कोई भी चीज मेजर करनी होगी तो एक हाइड्रोजन लेंगे और उससे हम उसके मास को मेजर करेंगे। बट अब के टाइम में हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लेस अबंडेंस है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से अब हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वी कंसीडर हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड अर्लियर। Earlier we considered hydrogen as a standard, but due to its property like less abundance and highly reactive, but due to its property like less abundance and highly reactive, we did not consider hydrogen as a standard anymore. तो अब हम हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं तो हम किसको लेते हैं? हाइड्रोजन के बाद हमने सोचा कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको हम स्टैंडर्ड माने, वो ज्यादा रिएक्टिव ना हो, ठीक है, और क्या होना चाहिए, हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो ताकि हम उसका यूज अच्छे से कर सकें। तो हाइड्रोजन के बाद आता है कार्बन। अब हम किससे एटॉमिक मास को रिलेट करते हैं? कार्बन से। कार्बन 12 आइसोटोप्स, यानी कि ऐसा कार्बन जिसका मतलब जो आइसोटोप होगा वो 12 वाला होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा कार्बन चूज किया। तो इसमें होता क्या है कि जो 12 कार्बन आइसोटोप्स है, 12 कार्बन आइसोटोप्स वो 1 AMU के बराबर है, 1 AMU के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक कार्बन एटम का मास निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ द कार्बन आइसोटोप्स। अब देखो
कार्बन का मास हमने लिया है 12 क्योंकि 12th आइसोटोप से। अगर आपको कुछ भी चीज लेनी है 1 kg की लेनी है तो इस कार्बन को सबसे पहले हम 12 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 9 10 11 और 12। इसको हम 12 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे उसके एक एक पार्ट से लेकर हम मेजरमेंट करेंगे। फॉर सपोज इस कार्बन के मैंने 12 टुकड़े कर दिए। अब मुझे कोई भी ऐसी चीज लेनी है जो 5 kg की हो, तो मैं क्या करूंगी इसके 5 टुकड़े लूंगी, 1 2 3 4 5, और फिर उससे मैं मेजर करूंगी। ठीक है, तो अब हम किसको कंसिडर करते हैं, अब हम कार्बन को कंसिडर करते हैं एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 12 है, 12 AMU। तो AMU होता क्या है, देखो AMU it is the 1/12 mass of one carbon, 12 isotopes atom। और AMU को अब हम क्या लिखते हैं, AMU की जगह हम उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, U यानी कि यूनिफाइड मास, 1 U क्या है, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे हम कार्बन की हेल्प से किसी का भी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना नोट डाउन करो। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो 1 कार्बन 12 का जो मास होता है वो कितना हो जाएगा, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। वही अगर मुझे 1 AMU के लिए निकालना हो, AMU 1 C कार्बन 12 का मतलब होता है 1/12। अब मुझे सिर्फ 1 AMU के लिए निकालना है तो क्या करूंगी, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0.166 इंटू 10 की पावर -23। इसको इधर लेके जाऊंगी तो मेरा बन जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यानी कि AMU जो है वो किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए मास निकाल के देखते हैं। फॉर हाइड्रोजन के लिए मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1.67 इंटू 10 की पावर -24, और इसके लिए 1 AMU के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इसका मास कैसे निकल जाएगा हमारे पास, इसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम अपॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, 10 की पावर 24 से 10 की पावर -24 चला गया, 1.67 से आ जाएगा इसका मास 1.007। तो हाइड्रोजन का मास हम क्या कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन का मास हम कंसिडर करते हैं 1। ठीक है, क्योंकि 007 क्या है, नेग्लिजिबल है। क्लियर है? ऐसे ही हमने अभी हाइड्रोजन का निकाला, हम बाकी दूसरे एलिमेंट्स का भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन एटॉमिक मास
is related to 1/12 isotopes of carbon-12. When atomic mass is related to 1/12 isotopes of carbon-12, ठीक है, is known as relative atomic mass. और मैंने अभी बता दिया था AMU को हम क्या कंसिडर करते हैं, अब यूनिफाइड मास, U से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है नेक्स्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, आइसोटोप्स क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एलिमेंट हैविंग क्या हो जाएगा, elements having same number की जगह हम लिख सकते हैं एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और एक इसका आइसोटोप्स है 17Cl35 और दूसरा आइसोटोप्स है 17Cl37। बट जो हम क्लोरीन का मास लेते हैं वो ना ही तो 35 होता है और ना ही 37 होता है। हम क्या लेते हैं, एटॉमिक मास जो क्लोरीन का लेते हैं वो लेते हैं 35.5। तो ये मास कैसे आया है, अब हमें वो देखना है। तो अगर हमें इसका एवरेज मास निकालना है, दोनों को कंपेयर करके हम एवरेज मास निकालेंगे। एवरेज मास हम कैसे निकालते हैं, देखेंगे कि कौन सा आइसोटोप नेचर में कितना % प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पे 17Cl35 है वो नेचर में 75% प्रेजेंट है, वहीं जो 17Cl35 है वो 25% प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है एवरेज मास का, देखो, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इनटू उसका मास प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इनटू उसका मास अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा, टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। और हम रेशियो भी ले सकते हैं, जैसे कि देखो, अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 75 + 25 नीचे 100 आ जाएगा। कॉम्प्लिकेट ना करके अगर आप इजी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने इससे कट कर दिया 1 और ये 3, तो यहाँ पे रेशियो का ऐड भी कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एवरेज मास कितना अबंडेंस था, रेशियो में हमने निकाला है। अगर नीचे हम रेशियो में लिखेंगे तो ऊपर भी हमें रेशियो में ही लिखना पड़ेगा। तो 3 इंटू, और पहले वाले का मास था हमारा 35 प्लस 1 इंटू 37 और नीचे है 3 + 1 = 4। तो 5 3 = 15, 3 3 = 9, 9 × 10 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 5 12, 4 और 1 और यहाँ पे है 4। तो 4 को हम, ये 2 से चला जाएगा, 2 2 = 4, 2 7 = 1।
अब 2 से हम 71 को डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 पॉइंट लिया, 0 बढ़ाया और अगेन 2 5 जा 10। तो देखो यहां से जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आया है वो कितना है, 35.5। तो यहां से हम इसका मास निकालते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स, अगर आपको डिफरेंट आइसोटोप्स गिवन है तो सबसे पहले देखो कि नेचर में उसका अकरेंस कितना परसेंटेज है। ठीक है, और फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम उसके मास से और हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन करो इसको। कर लिया। इसके बाद है हमारा एटॉमिक मास, हमने देख लिया। एटॉमिक मास के बाद आता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को ही अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दे तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंट इन ग्राम्स। उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करके तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ले लेते हैं, तो कितना होता है एटॉमिक मास सोडियम का, 23U। और अगर मैं 23U की जगह 23G लिख दूं तो अब ये एटॉमिक मास ना होके बन गया है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्लियर है। और एक और लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया कार्बन। कार्बन का होता है 12U और उसकी जगह मैंने लिख दिया 12 ग्राम, तो ये हमारा एटॉमिक मास की जगह बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो इसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यूनिफाइड मास को ग्राम में लिख देना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, तो एक मॉलिक्यूल्स के हर एक एटम के मास को फाइंड आउट करके उनका सम कर देना ही मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, इसमें हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द, sum of all the नहीं, sum of the mass of all the element present in molecules। एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के मास का सम करना ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। एग्जाम्पल, जैसे H2O है, तो H2O में कौन कौन से एटम हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इंटू 2। हर एक एलिमेंट के बाद आता है प्लस का साइन, इनका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो प्लस का साइन। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम, तो ये हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में लिख दिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर सिर्फ 18U लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। वैसे ही दूसरे कंपाउंड का निकालते हैं, जैसे कि NaOH। NaOH का निकालेंगे, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का मास है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 16 + 1 17, तो 7 + 3 यहाँ पे आएगा 0 और 2 और यहाँ पे ये 3 4 40U और 40 ग्राम, ये NaOH का मॉलिक्यूलर मास है। ये मॉलिक्यूलर मास है, ये हमारा है मॉलिक्यूलर मास और ये है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
जैसे हमने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास देखा था, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है इतना? अब एक आध क्वेश्चन आप भी करोगे, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज का फाइंड आउट करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका फाइंड आउट करो, ठीक है। और दूसरा है, सेकेंड है H2SO4, इसका फाइंड आउट करो। फटाफट से करो इसका फाइंड आउट, फिर मैं करवाती हूं। कर दे। सबसे पहले इसका करते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, यही होगा। 12 मास होता है, 6 कार्बन था इसीलिए 6 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। और हाइड्रोजन का मास 1 होता है बट 12 है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है इसलिए 12 से मल्टीप्लीकेशन किया। 16 होता है एक ऑक्सीजन का मास और 6 ऑक्सीजन थे इसलिए 6 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो 6 के साथ 72 प्लस 12 प्लस 6 6 जा 36, ठीक है। और 6 7 8 9 96। अब इनका एडिशन करेंगे तो 6 4 10, कैरी 1 9 10 17 और 18, 180 ग्राम और 180 यू, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। 180 ग्राम या फिर 180 यू, यही आ रहा था आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा H2SO4, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो 32 प्लस 16 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 32, डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे 34 प्लस 64, ये हो जाएगा हमारा 8 और 9 98 यू या फिर 98 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, काफी कुछ सीखा हमने आज की क्लास में। और भी आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे, मोल कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट क्लास में, हम उसमें मोल कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं पहले। ठीक है, 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब वो मॉलिक्यूलर मास क्या है, यही तो है, इसी को तो फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि आप क्वेश्चंस में गड़बड़ ना कर सको। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।